आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का 3 वीडियो दे दिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग पुराना वीडियो देखिए और इस वीडियो को भी देख लीजिए। और हो सके इसके बाद आप लोगों का और एक वीडियो आने वाला है जहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। और यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन हमारा 2 नंबर वाला है। तो चलिए देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए कि पॉलिटिक्स शब्द की रचना किसने की। ये जो आपका पॉलिटिक्स ये जो शब्द है, इस शब्द का रचना किसने किया है आपको बताना है। तो पॉलिटिक्स शब्द की रचना अरस्तु ने किया। किसने किया? तो अरस्तु ने किया। ये तो एक बात हो गया। अरस्तु ने नगर राज्य के लिए उन्होंने क्या यूज किया? तो पोलिस का यूज किया। और शासन व्यवस्था के लिए उन्होंने पॉलिटी का यूज किया। और दोनों को मिलाकर उन्होंने पॉलिटिक्स शब्द की रचना की। इसको लिख लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट शब्द का उदय कैसे हुआ। तो मैकियावेली ने रोमन भाषा के शब्दों स्टेटो ओ स्टेटी का प्रयोग करके स्टेट शब्द का निर्माण किया। जो मैकियावेली है, इन्होंने क्या किया, रोमन भाषा का जो शब्द है स्टेटो और स्टेटी, इन दोनों को मिलाकर क्या किया, यानी इन दोनों के प्रयोग से स्टेट शब्द का निर्माण किया है। नोट करते चलिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 2 परंपरागत तथा 2 आधुनिक विद्वानों के नाम लिखिए। तो परंपरागत जो विद्वान हो गया हॉब्स और प्लेटो हो गया, और आधुनिक हो गया डेविड स्टन और लासवेल हो गया। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी। तो अरस्तु ने ही लिखा है। किसने लिखा है? अरस्तु ने ही पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए क्या है कि राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। अलग अलग जो विद्वान है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग टाइप का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है। तो देखिए हमारे पास जो एक विद्वान ने क्या है, प्रोफेसर गार्नर, ये क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य के साथ आरंभ होता है और राज्य के साथ समाप्त होता है। बात क्लियर। प्रोफेसर गार्नर क्या बोलते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है ना, इसमें क्या होता है, जो अध्ययन होता है राज्य के साथ ही शुरू होता है और राज्य के साथ ही खत्म हो जाता है। इसको आप लोग नोट करिएगा। फिर आगे देखिए, जो अलग जो वैज्ञानिक है वे अलग टाइप के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीले क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से। सीले के शब्दों में जिस तरह अर्थशास्त्र धन का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का, रेखा गणित स्थान और मात्रा का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान शासन के बारे में छानबीन करता है। ये हो जाएगा सीले के शब्दों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है। यहाँ पर शायद 3 या 4 प्रश्न रहेगा, लेकिन उसका आंसर एक ही होने वाला है। पहला जो है क्या है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बताइए। दूसरा है कि राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु से आप क्या समझते हैं, या फिर राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। इसका उत्तर आपका एक ही होगा। देख लीजिए इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, आप लोग किस प्रकार से क्या लिखेंगे, बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, राजनीति विज्ञान राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। जो राजनीति विज्ञान होता है इसमें राज्य का, शासन का, सत्ता का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन बहुत बड़ा है। इसमें बहुत इसका जो अध्ययन क्षेत्र होता है बहुत बड़का जैसा है, क्योंकि इस विषय के छात्र को ये देखना पड़ता है कि राज्य अतीत में कैसा रहा है, वर्तमान में कैसा है, तथा भविष्य में से कैसा होना चाहिए, फिर कैसा हो सकेगा। कोई भी जो स्टूडेंट्स होता है जब पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान या फिर राजनीतिक सिद्धांत का जब वह अध्ययन करता है, सबसे पहले देखिएगा कि जैसे कि जो भी राज्य होगा सबसे पहले कैसा था। जैसे हमारा झारखंड राज्य है, तो झारखंड हमारा पहले कैसा था, अभी के टाइम में कैसा है, आज के टाइम में कैसा होगा या फिर कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ देखा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मानव व्यवहार, राजनीतिक घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं नवीन अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ये हो जाएगा इसका हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के 2 लाभ लिखिए। 2 क्या क्या लाभ होगा आपको लिखना है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के 2 लाभ इस प्रकार से है। लाभ बोला जाए या फिर विशेषता बोला जाए, दोनों का माने एक ही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है कि राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय राज्य और सरकार है। इसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि राज्य का उदय कैसे हुआ, राज्य के उद्देश्यों में उनके पूर्ति के
तरीकों की भी जानकारी होती है। इसी प्रकार सरकार के अंगों, कार्यों एवं उनके बीच संबंधों का भी ज्ञान होता है। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया विभिन्न देशों के संविधानों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। राजनीति विज्ञान लोगों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी देता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है, इसका जानकारी जो होता है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस ही देता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान क्यों कहा गया है, लिखें। देखिए इसका उत्तर, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र अथवा अध्ययन में दो प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मतलब मत देंगे। एक बोलते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, तो कुछ इसे विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, कुछ इसको बोलते हैं विज्ञान है, कुछ बोलते हैं विज्ञान नहीं है। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के चारों ओर जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करती है। इसी आधार पर उन्होंने इसे सर्वव्यापी विज्ञान की संज्ञा दी है। वास्तव में राजनीतिक विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान कहा गया है। ये हो जाएगा सर्वव्यापी विज्ञान का हमारा ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या है, राजनीति को श्रेष्ठ विज्ञान क्यों कहा जाता है। देखिए राजनीति को श्रेष्ठ विज्ञान क्यों कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है इसका आंसर कि अरस्तु को राजनीति का पिता माना जाता है। उसने इसे श्रेष्ठ विज्ञान कहा क्योंकि यह मानव के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के सभी पक्षों को समाहित करता है। देखिए इसमें क्या होता है, मनुष्य का जो सामाजिक जीवन होता है या फिर जो राजनीतिक जीवन होता है, हर एक चीज को, हर एक पक्ष को यहाँ पर देखा जाता है, इसलिए इसको मतलब श्रेष्ठ विज्ञान भी बोला जाता है। यह इस कारण है कि मानव अपने स्वभाव और अपनी आवश्यकता से सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो अपने स्वभाव से क्या है, सामाजिक प्राणी भी है और राजनीतिक प्राणी भी है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के लिबर से निकला है जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता का जो इंग्लिश में जो मतलब होता है क्या होता है, लिबर्टी होता है, और ये जो है लैटिन भाषा लिबर से निकला हुआ है और लिबर का माने होता है पूर्ण स्वतंत्रता। इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो जाएगा हमारा सटीक और सही आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारे पास कि प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए क्या है, प्रेस विचारों के अभिव्यक्ति का सबसे लोकप्रिय और सरल साधन है। इसमें लोगों के विचार प्रकाशित होते हैं। प्रेस जो अभी के टाइम में जो प्रेस वाला जो होता है, ठीक है, आज के प्रजातांत्रिक युग में तो प्रेस की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। प्रेस को प्रजातंत्र का प्रहरी कहा गया है। यदि प्रेस जागरूक रहे तो लोगों की स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़ सकती है। विरोधी दलों के नेताओं के विचारों को प्रकाशित करने से सरकार के मनमाने रवैये की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है। प्रेस भी अपनी उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी कर सकता है जबकि प्रेस स्वतंत्र हो। मतलब देखिए बात क्या है, प्रेस क्या है। अब प्रेस की स्वतंत्रता, अगर प्रेस को अगर यहाँ पर स्वतंत्रता दिया जाए, जैसे प्रेस जैसे मीडिया वाला जैसे हो गया, इन लोग क्या करता है, जैसे कोई भी चीज़ होता है जैसे वो अपने पेपर में या अपने अखबार में छपता है, वही बात हो गया। और जिससे क्या होता है, मान के चलिए कोई मतलब नेता मंत्री है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो इससे डरेगा कि नहीं भाई प्रेस वाला हमारा जो भी आर्टिकल होगा वो छाप सकता है। और अगर प्रेस को स्वतंत्रता अगर दे दिया जाए तो कुछ भी कर सकता है। आजकल प्रेस स्वतंत्रता का, ठीक है, आजकल प्रेस स्वतंत्रता का महत्व बहुत बढ़ गया है। मीडिया पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये बात हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन में जो 12 है क्या है कि समानता किसे कहते हैं। समानता माने क्या होगा, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। जितने भी व्यक्ति होंगे सभी को कमाने के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, वंश, कुल और जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। माने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, कुल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ये सब के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उसके दायित्व का बुद्धि के विकास के लिए समान सुअवसर प्रदान हो। लास्ट की दृष्टि में समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। अगर आप लोग यहाँ तक लिख देते हैं तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा। ये हो गया आप लोगों का समानता का माने यानी कि मतलब। ठीक है, फिर आगे क्या कि समानता के महत्व को बताइए। क्या है इसका महत्व। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र में समानता का अत्यधिक महत्व होता है, अथवा यूं कहें कि यह लोकतंत्र की आधारशिला है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता निरर्थक है, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है। अब देखिए जाहिर सी बात अगर मान के चलिए जैसे हमारे देश में बहुत सारी जाति के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे नस्ल के लोग, बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं। अगर मान के चलिए किसी भी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव किया जाए तो ये सही नहीं रहेगा। हो सके देश के अंदर गृहयुद्ध हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर समानता जो है, समानता का बहुत सारा महत्व है। तो सभी के साथ समान नजरिए से देखा जाना चाहिए। लास्की के अनुसार
जहाँ कुछ लोग शिक्षित और अशिक्षित तथा अमीर और गरीब होते हैं, हम वहाँ सदा स्वामी और दासों का संबंध पाते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए अमीर आदमी में, गरीब आदमी में, ठीक है, शिक्षित अशिक्षित, अभी भी बहुत सारा मतलब यहाँ पर असमानता देखा जा सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है क्या है, आप लोग देख सकते हैं क्या है कि अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। देखिए, अवसर की समानता उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त उपलब्ध कराया जाता है। मैंने अपने व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्ति रहे उसके विकास के लिए अगर उनको समान अवसर मिले तो वही हो गया हमारा अवसर की समानता। अवसरों की समानता संबंधी उक्त धारणा स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मूल्य को स्वीकार करती है। वह यह मानती है कि व्यक्ति अपने निजी जीवन शैली को साकार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके साथ ही वह इस बात पर भी बल देती है कि व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए पर्याप्त समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये हो गया इसका, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 15 के न्याय का क्या अर्थ है या फिर न्याय का अर्थ समझाइए। दोनों का मैंने एक ही हो गया। न्याय सदा से ही चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्राचीन काल में इसे धर्म का पर्याय माना जाता था। इसे जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल, पूर्व जन्म का फल, ईश्वर की इच्छा का कर पुकारा गया है। अब न्याय का जो एक्चुअल में जो मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो न्याय माने हो जाएगा, न्याय को इंग्लिश में जस्टिस बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका माने होता है बंधन या फिर बांधना। इस प्रकार न्याय का अभिप्राय उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें व्यक्ति परस्पर संबंधों में बंधे रहते हैं। वास्तव में न्याय का उद्देश्य व्यक्ति के बीच अधिकारों का क्या है, नियमन करना है। न्याय की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण समाज की भलाई है। प्लेटो के शब्दों में न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि समानता के 3 आयाम कौन कौन से है। तो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। नारीवाद क्या है, तो नारीवाद का सिद्धांत स्त्री और पुरुष के अधिकारों का समर्थक है। मतलब स्त्री पुरुष का अधिकार जो भी होगा उसका जब समर्थक किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नारीवाद बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास प्राकृतिक न्याय का क्या अर्थ है। तो अच्छे जीवन के मानदंडों का पालन करते हुए दोष का निर्धारण तथा दोषी व्यक्ति को उपयुक्त रूप में दंडित किया जाए। नियम कानून के अनुसार यहाँ पर जो दोषी होगा उसका मतलब पता लगाया जाएगा और दोषी को यहाँ पर दंडित किया जाएगा। ये हो जाएगा प्राकृतिक न्याय। शोषण का क्या अभिप्राय है। तो शोषण माने हो जाएगा किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ काम लेना तथा उसके बदले में उसे उचित या पारिश्रमिक राशि न देना, उसका शोषण करना है। देखिए मान के चलिए अगर आपका इच्छा नहीं है, अगर आपसे कोई काम लेता तो ये आपका शोषण हो जाएगा, और जैसा काम लेगा उस हिसाब से अगर आपको पैसा भी नहीं दिया जाता तो यही हुआ हमारा शोषण। फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कर रहा है देख सकते हैं आप लोग कि अधिकार किसे कहते हैं। तो अधिकार लोगों का ऐसा आग्रह या दावा है जिसे समाज और राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। ये हो जाएगा अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि मौलिक अधिकार का अर्थ बताइए। तो कुछ अधिकार अति महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें संविधान में लिख दिया जाता है तथा जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय विशेष आदेश जारी कर सकता है। इसी को हम लोग बोलेंगे मौलिक अधिकार। और अभी के टाइम में जो हमारा मौलिक अधिकार है केट है 6 है, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक हो गया समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध लिखिएगा, ठीक है, विरुद्ध ऐसा होता है, विरुद्ध ऐसा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये हो जाएगा इसका हमारा उत्तर। फिर यहाँ पर जो 22 नंबर में थोड़ा सा देख लीजिए, जो समानता का अधिकार है क्या है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला जो मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार जो है वो समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ये हमारा समानता का अधिकार। समानता में क्या होगा, सभी को समान नजरिए से देखा जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है। तो राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो एक राष्ट्रीयता से बना है। जब व्यक्ति सामान्य धर्म, सामान्य भाषा अथवा सामान्य विरासत में बंधे होते हैं तो एक राष्ट्र होते हैं। यदि वो एक स्वतंत्रता राज्य का स्वरूप धारण कर लेते हैं तो वे एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध जारी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। तो ये हो जाएगा राष्ट्र राज्य का अर्थ यानी कि मतलब। इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है कि राज्य किसे कहते हैं। क्या बिहार एक राज्य है। तो राज्य के ऐसे जन समूह को कहते हैं जिसकी अपनी सरकार होती है और जो एक निश्चित भूभाग में बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सके। अब प्रश्न उठता है कि क्या बिहार एक राज्य है। तो कोई भी राज्य
तब तक राज्य नहीं कहला सकता जब तक कि उसकी अपनी संप्रभुता न हो। अतः बिहार का राज्य नहीं है बल्कि संघ की इकाई है। इसके पास जनसंख्या, भूभाग, सरकार सब कुछ है, परंतु इनकी अपनी संप्रभुता नहीं है, इसलिए राज्य नहीं कहला सकता है। ये हो जाएगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 25 क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताना है। देखिए, राष्ट्रवाद का माने क्या होता है कि सामान्यतया मातृभूमि से प्रेम या देशभक्ति को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर हमें मातृभूमि से प्यार है, देशभक्त है, अगर हम लोग अपने देश से लगाव है, तो हम राष्ट्रवाद ये कहलाएगा। यह ऐसे लोगों की मन स्थिति होती है जो कि निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं, तो जिनकी समान संस्कृति होती है। ये हो जाएगा राष्ट्रवाद का हमारा डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या है कि धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है। तो राजनीति और धर्म का पृथक्करण किया जाए, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हो, सभी लोगों को अंतकरण की स्वतंत्रता हो तथा धर्म के आधार पर भेदभाव वर्जित हो। माने यहाँ पर सभी धर्म, चाहे हिंदू, मुसलमान, जो भी है, ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है सब समान है, किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा धर्मनिरपेक्षवाद। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख लीजिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में एक अंतर बताइए। क्या है देखिए, तो भारतीय मॉडल में आवश्यकता पड़ने पर राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, परंतु यूरोपीय मॉडल में राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। भारतीय मॉडल में हस्तक्षेप होगा धर्म के मामले में, ठीक है, और जो यूरोपीय मॉडल वाला होगा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि पंथ निरपेक्ष अथवा धर्मनिरपेक्ष से क्या आशय है। तो पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द अंग्रेजी भाषा के सेक्युलर शब्द का हिंदी पर्याय है। सेक्युलर शब्द लैटिन भाषा के सर्कुलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संसार या फिर युग। ये हो जाएगा पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष का आशय। देखिए, इसका माने क्या होता है कि हमारा जो देश है ना, इसमें क्या होगा, सभी को, ठीक है, धर्म के मामले में एक नजरिए से देखा जाएगा, धर्म के आधार से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 क्या है कि विकास क्या है। तो विकास का साधारण अर्थ है वृद्धि या प्रगति या बेहतरी की दिशा में परिवर्तन। विकास जीवन के किसी क्षेत्र में हो सकता है यदि लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, साक्षरता की दरें ऊंची होती है, पुरानी रूढ़ियों की जगह नई परंपराएं स्थापित होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक विकास बोलेंगे। यदि उद्योग धंधों की संख्या बढ़ती है, उत्पादन अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो उसे हम लोग आर्थिक विकास बोलेंगे। तो इस प्रकार से विकास यानी कि डेवलप किस प्रकार से होगा, जो प्रोग्रेस होगा वही हो जाएगा हमारा विकास। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि पोषणीय विकास का अर्थ बताइए। तो विकास सर्वांगीण हो, भविष्योन्मुखी हो तथा एक देश का विकास अन्य देशों को हानि या संकट का कारण न बने, इसको बोलेंगे पोषणीय विकास। एक्चुअली बोला जाए तभी हम लोग जिस प्रकार से कोई भी संसाधन का यूज करेंगे तो इस प्रकार से यूज करेंगे ताकि वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी के लिए संसाधन मतलब बचा रहे, फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन मतलब बरकरार रहे, और जो भी हम लोग यहाँ पर जो भी विकास करेंगे जिससे क्या होगा, किसी अन्य देश को हानि या संकट ना हो। ये हो जाएगा हमारा पोषणीय विकास। तो नोट करिए, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।